चलिए, बेसिकली आज हम लोग यानी कि जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, बोर्स मॉडल के बारे में बात करेंगे। अब देखो बोर्स मॉडल कहता क्या था, क्यों जरूरत पड़ी। आपको मैंने कहा था कि रदरफोर्ड के अंदर बहुत सारी यानी कि क्या आ गई, कमियां आ गई थी। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या आ गई थी, बहुत सारी यानी कि जो है कमियां आ गई थी। उस कमियां को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, यानी कि जो है बोर्स मॉडल आ गया। अब जो बोर्स मॉडल बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैं बता रहा हूं कि अगर आपने इसके 4-5 फॉर्मूले याद कर लिए तो आप देखना कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन्हीं 4-5 फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। 30% जो है यानी कि आज के 5 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले पे आएंगे। आपको कई तरह के आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, खैर मैंने बहुत सारी चीजों को पहले से लिख के ले आया हूं ताकि कि कम समय में जो है, क्योंकि मुझे इस हफ्ते कंप्लीट करना है, तो इसलिए जो है यानी कि क्या करेंगे हम लोग जो है थोड़ा सा यानी कि फास्ट चलेंगे। इसके लिए मैंने क्या करा, समझाने में तो कोई कटौती नहीं करूंगा। मैंने थोड़ी चीजें जो है लिख के ले आया हूँ, यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे फॉर्मूला। ओके, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। आप लोगों को क्वांटम थ्योरी का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, किन्हीं को कुछ पता है क्वांटम थ्योरी क्या होती है? आप लोगों को बोलना है मेरे साथ, आप बोलोगे तो सर। सीखोगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना गूगल पे बोलने पे जो है सब चीज मिलेगा, तो उसी तरह से आप लोग भी बोलिए। जितना ज्यादा बोलोगे तो उतना ज्यादा चीजें जो है सीखते चले जाओगे। ए इज इक्वल टू एच न्यू। हाँ, वेरी गुड। यानी कि क्वांटम जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक या स्पिन क्वांटम नंबर। वहां पे जब जाएंगे तो मैं एक आपको अच्छी सी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप फटाफट से आप निकाल सकते हो किसी का भी कोई क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जो है ना जो बोर्स मॉडल है वो क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे यानी कि बेस्ड है। क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होता है, जो आप फिजिक्स अभी पढ़ रहे हो, न्यूटन्स लॉ या फिर जो है फोर्स इक्वल टू एम, ये जो भी चीजें पढ़ रहे हो ये सारी की सारी यानी कि किसमें आती है, यानी कि क्लासिकल लॉ में आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के वैसे दो पार्ट होते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स में हम बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और जो यानी कि जो है मॉडर्न फिजिक्स में यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में यानी कि क्या करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। खैर यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यानी कि पॉस्टुलेट पढ़ते हैं, यानी कि बोर्स मॉडल का, कि क्या क्या पॉस्टुलेट था यानी कि जो है बोर्स मॉडल का। ठीक है, हम लोग जो है एक एक करके उनके बोर्स मॉडल पढ़ते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है, अब देखिए, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ये बात वैसे किसने कही थी, कोई बताना चाहोगे कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम? कोई बताना चाहिए? रदरफोर्ड। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सुजय। ठीक है, यानी कि रदरफोर्ड ने यानी कि क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस जो है यानी कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। इस क्योंकि हमने कहा भी कि जो है रदरफोर्ड के मॉडल से यानी कि जो है बोर्स मॉडल यानी कि जो है आगे बढ़ा है, तो इसीलिए जो है इनके इन्होंने बहुत सारी बातें को इन्होंने ली। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सेल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि व्हाइट कलर आपको दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से, तो इसीलिए जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है, अगर मैंने कहा कि ये अगर जो कोई पाथ है यानी कि जो ऑर्बिट है, आगे में डायग्राम भी है लेकिन मैं भी यहाँ पे समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ऑर्बिट या सेल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हमेशा इसी सर्कुलर पाथ में घूमता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं ट्रायंगुलर, क्यों नहीं रेक्टेंगुलर फॉर्म में घूमता है, आपको ये भी पता लग जाएगा। लेकिन याद रखना कि न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, सेंटर ऑफ एटम के में पाया जाता है, यानी कि बीचों बीच एटम के यानी कि जो है पाया जाता है, यानी कि जो है न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे घूमते हैं, यानी कि किसी भी पाथ पे घूम सकते हैं या किसी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमते हैं। हमेशा याद रखना, ये हमेशा एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल या ऑर्बिट कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है यानी कि n इक्वल टू 1 है, और ये जो है सेकेंड ऑर्बिट है यानी कि n इक्वल टू 2 है। इसी प्रकार से सो ऑन है। अब देखो यानी कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये सर्कुलर पाथ ही क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। कहोगे सर हमें कैसे पता लगा? एक्चुअली सोचो कि मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमाना चाहता, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यानी कि इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। फिर जो है यानी किसी प्रकार से यानी कि क्या होगा, हर एक पॉइंट पे यानी कि क्या करेगा, यानी कि इसको डेविएट करते रहेगा
और इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर पाथ में यानी कि जो है घूम जाएगा। और जब ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो यानी कि इस प्रकार से। खैर एक और बात याद रखना कि ये तो पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पाथ में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट पाथ में घूमते हैं। अगर आपको मन में आ रहा होगा कि सर इसको के से क्यों शुरू किया गया, ठीक है, मैं दो क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आप लोग। सपोज करो कि मैंने यहां से शुरू किया, के एल एम एन ओ पी, इस तरह से मैं जेड तक चले गया। सपोज करो कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, मान लो कि 2-3 लाख जो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वो मैंने जो है जेड को यहाँ से के से शुरू किया, के एल एम एन, और इस प्रकार से जेड तक चले गया। तो बताओ जेड के बाद क्या नाम लिखोगे इसका, तो बताना चाहेंगे जेड के बाद क्या नाम लिखना चाहोगे? Z1 Z2 Z3, क्योंकि ABC नहीं लिखना, क्या लिखोगे? Z1 Z2 Z3, क्योंकि ABC आप पढ़ चुके हो पहली क्लास में। तब हम लोग क्या पढ़े? Z1 Z2 Z3। खैर मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि आप लोगों ने Z1 Z2 Z3 भी पढ़ लिया होगा। खैर अब दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि के क्यों नाम लिखा जाता है इसका, के एल एम। आपके मन में आ रहा होगा ना, सर ए से क्यों नहीं शुरू किया, बी से क्यों नहीं शुरू किया, या पी के से क्यों नहीं शुरू किया, या किसी और अल्फाबेट लेटर से क्यों नहीं शुरू किया, आपने यानी कि के से ही क्यों शुरू किया? तो बताना चाहोगे क्यों के से ही शुरू किया गया? अब मैं बताता हूँ, आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोग जो है ऐसे ही एकदम बिल्कुल मौन व्रत। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों को आंसर बोलना है, ठीक है। देखो इसका रीजन क्या होता है कि के से कर्नल होता है, कर्नल पे मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस कारण से हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पॉजिटिव के बगल में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, के एल एम एन ओ पी, इसी प्रकार से सो ऑन जो है यानी कि क्या करते हैं, लिखते हैं। These orbit are known as a stationary orbit। अच्छा एक और चीज पूछता हूँ, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर जो मान लो कि सपोज करो कि इसकी एनर्जी 10 है और इसकी एनर्जी 15 है, अगर जो मैंने यहाँ पे 13 एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या ये बीच में घूम सकता है क्या इलेक्ट्रॉन? बताइए। नो सर। हाँ सॉरी, बोलिए। फिर से मैं पूछता हूँ कि मैंने कहा कि मान लो कि ये जो ऑर्बिट है और ये जो ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी 10 है, इसकी एनर्जी 15 है, मैंने बीच में जो है एनर्जी 13 रख दिया, क्या बीच में इलेक्ट्रॉन घूमेगा? यस सर। नहीं बेटा, याद रखना, जब भी घूमेगा ये इसी ऑर्बिट में घूमेगा। दिस ऑर्बिट आर नोन एज अ स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, ये चेंज नहीं होगा, यानी कि आज यहाँ है तो ऐसा नहीं होगा कि कल कहीं और चले जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि ये हमेशा क्या रहते हैं, यानी कि फिक्स रहते हैं। एंड ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, और इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होगी। ऐसा नहीं है कि ये जो है आज इतना है, थोड़ा सा इसको चूल्हे के पास रख दे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं, इसकी एनर्जी हमेशा फिक्स्ड रहती है। Unless and until electron revolves in any stationary orbit, it neither lose nor gain energy। ये जो ना तो एनर्जी गेन करेगा, ऐसा नहीं कि इसको गेन करके 13 हो जाए तो बीच में घूमने लगेगा, नहीं, या तो ये यहाँ घूमेगा या तो यहाँ घूमेगा, बीच में नहीं घूमेगा, या तो यहाँ घूमेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां से सीधे सीधे यहाँ पे चले जाए। जैसे सपोज करो कि मैंने तीसरा ऑर्बिट ले लिया, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 20 कर दिया, इसकी एनर्जी जो 20 है। अब मैंने इसको इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी कि मैंने 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी। अब बताओ कहाँ घूमेगा, यानी कि किस ऑर्बिट में घूमेगा? अगर जब इसको N1 मान लेता हूं, इसको N2 मान लेता हूं, इसको N3 मान लेता हूं, तो बताओ कहाँ पे घूमेगा ये? सर N3 में। वेरी गुड बेटा, ठीक है, बहुत गुड। यानी कि अब देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ये कहां से घूमेगा, जहां पे इसकी एनर्जी जिस ऑर्बिट के पास मैच कर रहा है उस प्रकार से। जैसे मैं कहूं आप लोगों की इसकी समझाने के लिए, मैंने कहा कि क्लास के अंदर जो है मैंने पेपर रखा, ठीक है, जैसे आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर हुआ, मैंने जो है कहा कि जिसको 40 नंबर आए होंगे वो पास होंगे। मैंने नहीं कहा कि फर्स्ट और सेकंड डिवीजन का कोई खेल है, यानी कि जिसके पास भी 40 नंबर होगा, उससे ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि वो इस ऑर्बिट में होगा। लेकिन मैंने कहा कि एक बच्चे ने 39.99 ले लिया, क्या मैं इसको पास कहूंगा क्या? नहीं। यानी कि यहाँ तो आप लोग अपने अनुसार से अप्रोक्स करके पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है पास नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी वही पास होगा जो इसकी एनर्जी इतनी जो है मैच करेगी। इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम हुआ तो यानी कि जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है फेल हो जाएगा।
ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, यानी कि याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है आपसे पूछा जाएगा, दो टाइप से असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि बताओ क्या ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होती है, तो आप लोग क्या बताओगे कि चेंज होती है कि फिक्स्ड होती है, बताइए। फिक्स। वेरी गुड, यानी कि एनर्जी जो हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं कि जिसकी एनर्जी होती है उसी के आसपास घूमती है, जिसकी एनर्जी जो होती है जिस ऑर्बिट की, उसी ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। क्या ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है? नहीं, ये जो है लूज और गेन नहीं कर सकता है। अभी जस्ट समझाऊंगा क्यों नहीं ये लूज और गेन कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इट्स एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ोगे, जैसे डिस्टेंस बढ़ोगे का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे देखो एक पेज ऐड कर दिया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट शायद आपको दिखेगा नहीं, बाद में कल कहोगे सर आपने तो पूरा ब्लैंक कर दिया, जादू कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये है, जैसे जैसे दूर जाओगे ना, इसकी एनर्जी यानी कि डिक्रीज होती चली जाएगी। अब एनर्जी यानी कि जैसे इसकी एन ऑर्बिट है, एन इक्वल टू 1 है, इसकी वैल्यू एन इक्वल टू कितनी है, 2 है, ठीक है। अगर जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन 1 है, एन 2 है, तो यानी कि जैसे जैसे आप क्या होते चले जाओगे, दूर होते चले जाओगे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा कि इसकी एनर्जी जो है यानी कि इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे, फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, फार अवे, फार अवे फ्रॉम द nucleus, its energy is increases, ठीक है। यानी कि इसकी एनर्जी यानी कि क्या हो जाएगी, इसकी जो है एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे जैसे दूर चले जाओगे तो यानी कि इसकी एनर्जी होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ठीक है, मुझे ये तो समझा दिया कि आपने जो है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्या चीज है? एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगता है, तो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पे जो है बच जाती है। और इस कारण से जैसे जैसे न्यूक्लियस से जाते हैं, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है। अब वही कहता है कि आउट ऑफ इन्फिनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट, अगर जब मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस ये है, इसके पास बहुत सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं, ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसकी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो जाए। कहता है आउट ऑफ इन्फिनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। क्या कह रहा है कि बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जितना मैं बना रहा हूं वहीं पे हो, नहीं, कहीं पे भी यानी कि क्या हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट हो सकते हैं, इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको इस टाइप के जो है जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जो आपको इसको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब देखो यानी कि कहता है कि अगर आपके पास इन्फिनाइट सर्कुलर ऑर्बिट है ना, तो वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/2π होगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/2π। या इंटीग्रल का मतलब अगर जब इसको समझाने का प्रयास करूं तो nh/2π, यानी कि यहाँ पे इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। यानी कि इस प्रकार से अगर n की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, nh/2π लिख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर मेरे पास इसकी एनर्जी पूछी जाए, एंगुलर मोमेंटम, तो कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट पे, बताइए, को बताना चाहोगे? अगर आपके पास फॉर्मूला क्या है, nh/2π, यही तो फॉर्मूला है, यानी कि क्या है, nh/2π है। अब जब nh/2π है तो यानी कि क्या हो जाएगा, अब यानी कि n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, h/2π। यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी सेकंड ऑर्बिट के लिए, कोई बताना चाहेंगे? h/π। वेरी गुड बेटा, ठीक है। यानी कि जो है अनमोल, वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि h/ जो है पाई हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था कि फोर्थ ऑर्बिट का जो है एंगुलर मोमेंटम बताओ, क्या बताओगे? 2h/π। h/2π। हाँ वेरी गुड, यानी कि 2h/π हो जाएगा, वेरी गुड। यानी कि जो इसका क्या हो जाएगा, चाहो तो निकाल सकते हो, n की जगह फोर्थ ऑर्बिट कहाँ है, तो यानी कि 4h, और यहाँ पे 2π, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, h/, सॉरी 2h/π हो जाएगा,
ठीक है। तो यानी कि देखना, आपको अगर जो नीट के पेपर देखोगे तो वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्या एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन आएंगे तो बना लोगे या छोड़ दोगे? बना लेंगे सर। हाँ, बना बना लोगे, क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को गलती करते हो तो आप एक बोनस क्वेश्चन को गलती करते हो। मैं बता रहा हूँ कि इस यूनिट में आपने सिर्फ और सिर्फ सारे फॉर्मूले याद रख लिए ना, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसमें। लेकिन इतने फॉर्मूले आएंगे कि आप भी लोग जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। खैर, अब देखो, एंगुलर मोमेंटम जो है आपको फिजिक्स में बताया जाता है, वो क्या बताया जाता है? एमवीआर बताया जाता है, ठीक है। और हमने अभी क्या बताया? NH/2π, यानी कि दोनों एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि MVR इक्वल टू NH/2π हो जाएगा। यानी कि MVR इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH/2π हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, इन्हीं के मन में कोई दुविधा? यानी कि जो है एंगुलर मोमेंटम हमने जो है वो आंख के अनुसार से, ऑर्बिट के अनुसार से निकाला तो NH/2π, और फिजिक्स के अनुसार से निकाला तो यानी कि क्या हो जाएगा? MVR हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपके मन में आएगा कि क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्या कोई बताना चाहेंगे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है? किन्हीं के मन में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब किन्हीं के मन में हाँ आ रहा होगा सर इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं, क्या कोई बताना चाहेंगे? कोई भी बताना चाहेंगे तो प्लीज बताइए। चलो मैं बताता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को बता देंगे कहीं जान जाएंगे तो फिर कल को दिक्कत हो जाएगा हमने, ठीक है। खैर, कोई बात नहीं। अब देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पूरा पूरा। जैसे मैं कहूँ कि आप मेरी क्लास में मौजूद हो तो यानी कि पूरा का पूरा यानी कि मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि भले आपकी ब्रेन जो है मम्मी खाना पका रही होगी तो बहुत लोगों को जो है भूख लग गया होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके सामने यानी कि क्या है कि अगर जो क्वांटाइजेशन का मतलब है आप पूरा पूरा हो। जो चॉकलेट है वो क्वांटाइज फॉर्म में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि टुकड़े टुकड़े फॉर्म में पाया जाता, नहीं। वो क्या है? क्वांटाइज्ड है। यानी कि आप अगर जो मेरी क्लास में हो तो यानी कि पूरा पूरा क्वांटाइज्ड हो। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन तो मैं नहीं कह सकता, आपका ब्रेन शायद पता नहीं कहाँ कहाँ हो, जो किसी का जो है कहीं और भी हो सकता है। क्लास में तो मोबाइल है लेकिन जो है ब्रेन जो है कहीं और हो सकता है। जैसे मम्मी ने आज किसी के घर में कुछ बनाया हो स्पेशल पकवान तो वहां भी जा सकता है, या किसी को कुछ याद आ रहा हो तो वहां भी जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि लेकिन आपकी बॉडी यानी कि जो पूरी की पूरी यहाँ है वो क्या है? आप क्वांटाइज हो। तो कहते हैं दिस इज आल्सो नोन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट जिसपे यानी कि सबसे कम एनर्जी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे समझाऊं कि ये जो N1 होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। N1 को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो है ग्राउंड स्टेट कहते हैं। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? N1 को हम लोग क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट कहेंगे। अब यानी कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। यानी कि जिसके पास क्या हो, लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? यानी कि जो है ग्राउंड स्टेट कह देंगे। अब देखो, यानी कि एक्साइटेड स्टेट किसे कहेंगे? एनर्जी स्टेट अदर देन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। अब इसको चीज को मैं जो समझाता हूं कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जंप करके यहाँ पे चले गया, तो यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया? एक्साइटेड हो गया। यानी कि जो है खुशी से, कई बार होते हैं ना, एक्साइटेड हो गए, पूरा खुश हो गए। यानी कि जब जैसे पास हो जाओगे आप लोग जो है मेडिकल यानी कि नीट के एग्जाम में पास हो जाओगे, आप लोग क्या हो जाओगे? एक्साइटेड हो जाओगे। वैसे तो हम इसको नए टर्म में कहते हैं प्रमोटेड हो जाना, लेकिन अगर जब मैं इसको केमिस्ट्री की टर्म में यहाँ से समझाने का प्रयास करूं तो हम लोग क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए। यहाँ पे ध्यान रखना एक बात कि अगर आपसे देखो क्वेश्चन में ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है तो एन की वैल्यू कितनी लोगी? 1 नहीं बेटा, अब 2 2 लेना। क्यों? यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अगर मेरे से कहा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये न्यूक्लियस है, ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये जो है यानी कि सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन ने जंप करके कहाँ चले गया? यहाँ चले गया, यहाँ चले गया कि नहीं? यानी कि ये जो Yes, इलेक्ट्रॉन है sir. यानी कि N1 पे था, और ये कहाँ चले गया? N2 पे N2 चले गया। N2 अगर N2 पे चले गया तो यानी कि इसका रेडियस कौन से ऑर्बिट के लिए निकालोगे? सेकेंड ऑर्बिट के लिए। इसकी वेलोसिटी जो निकालोगे कौन से ऑर्बिट के लिए निकालोगे? सेकेंड ऑर्बिट के लिए। इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब, बच्चों को जब क्वेश्चन आता है ना तो वो एन की वैल्यू ही लेने में गलत कर जाते हैं।
मैं नहीं चाहता कि छोटी छोटी आप गलतियां करो, सारा चीज आते हुए अगर ये छोटी गलतियां करते हो तो आपको बहुत ज्यादा जो है दुख होगा। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट कहा जा रहा है तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी लेना, 2। अगर आपसे एक्साइटेड स्टेट 4 कहा जा रहा है तो एन की वैल्यू कितनी लोगे? 2 अगर एक्साइटेड स्टेट फोर्थ कहा जा रहा है 4 एन की वैल्यू कितनी लोगे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए? 5 8 वेरी गुड, यानी कि 5। यानी कि आपको यानी कि क्या करना है कि एक बढ़ा के लेना है। क्या लेना है? जितना भी स्टेट आएगा, जैसे मान लो 5th आए 6th आए एक्साइटेड स्टेट, आपको जो वैल्यू दिया उसको एक इंक्रीज करके लेना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर जो मान लो 6th एक्साइटेड स्टेट है तो एन की वैल्यू कितनी लोगे? 7 7 वेरी गुड। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि यानी कि जैसे ही हम लोगों को कहा जाए तो एक वैल्यू क्या करना, बढ़ा के ले लेना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर लेवल टू लोअर लेवल बाय रिलीजिंग एनर्जी। सॉरी, यहाँ पे जो है यानी कि ऐसे मिटेगा नहीं ना, तो यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा, रिलीजिंग एनर्जी से हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको जब ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीजिंग एनर्जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो आपको मैं समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आपके सामने क्या है कि मान लो कि मैंने क्या करा कि यहाँ पे देखो दो एक एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूं और एक जो है यानी कि डी एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूं। मान लो कि मेरे पास ये है, आप मुझे बताना कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कराना चाहता हूं, एनर्जी रिलीज होगी या देनी पड़ेगी? आपको ज्यादा एनर्जी की ओर जाना है, ज्यादा एनर्जी जाना है तो यानी कि क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। वेरी गुड, देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। अगर देनी पड़ेगी तो यानी कि क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अब मैं कहूं दूसरा केस कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, और अब यानी कि जो है यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि यहाँ पे जाएगा, तो एनर्जी अब क्या होगी, यानी कि जो है रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? रिलीज। वेरी गुड। रिलीज ये याद भी रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि व्हेन अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कम्स हायर लेवल टू लोअर लेवल देन एनर्जी रिलीज और डिक्रीज। या पहला तो पूछा था इंक्रीज, दूसरा जो है यानी कि डिक्रीज, तीसरा सेम, और चौथा पूछा था इट डिपेंड अपॉन द मेटल। कौन सा आंसर सही होगा? अगर हायर लेवल से, हायर से हम क्या आ रहे हैं, लोअर आ रहे हैं, तो यानी कि एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। यानी कि रिलीज होगी। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमने इंक्रीज और डिक्रीज पूछ दिया क्या? ओके, यानी यस कि सर। हमें रिलीज और जो है यानी कि एब्जॉर्ब पूछना है। अगर हमें जब क्या कर रहे हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। ऐसे समझो, मैं इसको रियल देहाती भाषा में समझाता हूँ कि मान लो कि शहर में कोई आदमी जाता, देखना पाई पाई जोड़ता है, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आज के समय पैसा ही एनर्जी है, जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतना ज्यादा एनर्जी। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पैसे को जोड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि पैसे को यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि जोड़ रहा है, और जैसे ही यानी कि क्या कर रहा है, ये जो जोड़ लेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पर से यानी कि क्या हो जाएगा कि इसके पास जैसे लोअर से यानी कि जा रहा है तो यानी कि इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो यानी कि इस केस में तो अब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर हायर से, जब शहर से लोग गांव आता है, यानी कि वो क्या करेगा, देखना जो है, क्योंकि शहर में महंगा चीज मिलता है, गांव में वही चीज सस्ता मिलता है, तो कहता है लो भाई तुम भी खा लो, या तुम भी जो है ऐसे पैसे उड़ाता है। तो यानी कि इस प्रकार से तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि कब एनर्जी रिलीज होगा, कब जो है एब्जॉर्ब होगा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, बताइए। एब्जॉर्ब। वेरी गुड, एब्जॉर्ब। वेरी गुड सर। एब्जॉर्ब। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको ये बात याद भी रखनी कि कब एब्जॉर्ब होगा, कब जो है यानी कि रिलीज होगा। ठीक है, अब देखो एक्साइटेशन मैंने अभी जस्ट बताया कि जब लोअर स्टेट से हायर स्टेट जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं। लेकिन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट आ रहा है तो यानी कि क्या हो गया, डी एक्साइटेशन हो गया। इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन के फॉर्म में।
यानी कि इसकी जो एनर्जी होगी पर्टिकुलर वेवलेंथ के फॉर्म में यानी कि क्या होगी, यानी कि जो है एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो यानी कि N1 यानी कि जो है N2 के बराबर हो अगर जो मैं कह रहा हूँ कि ये N1 है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये N1 है और ये क्या है, N2 है। ठीक है, ये क्या है, N1 है और ये क्या है, N2 है। यानी कि अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि जैसे ये N1 से N2 के फॉर्म में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि नीचे में कम एनर्जी, ऊपर की ओर जाने पे क्या हो जाता है, ज्यादा एनर्जी होती है। तो जैसी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि इसकी जो है N2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और जैसे N1 से N2 जा रहा है तो आप उसको एनर्जी दोगे, और एनर्जी दोगे तभी ये जो है क्या हो जाएगा, इसके पास जो है हायर स्टेट में जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन। लेकिन N2 से अगर N1 जा रहा है तो यानी कि क्या हो जाएगा, डी एक्साइटेशन, और उसकी एनर्जी यानी कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मेरी बात सुनना, यहाँ λ1 λ2 का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा कि मान लो कि N1 से N2 के बीच जाओ या N2 से N1 के बीच जाओ, एनर्जी का गैप तो सेम होगा। जैसे मैं समझाऊं कि मैंने जो है दो इस प्रकार से बनाए, 10 है इसकी एनर्जी और उसकी 15। मैंने कहा कि या तो मैं इधर से इधर जाऊंगा या तो इधर से इधर जाऊंगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा, सॉरी 10 5 5 हो जाएगा। यानी कि अब यानी कि जैसे ही 5 होगा तो यानी कि 5 एनर्जी और इसकी जो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा बन जाएगी। 5 एनर्जी एनर्जी पे यानी कि वेवलेंथ सेम होती है, अगर जैसे सेम एनर्जी है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आपको याद हो तो यानी कि मैंने क्या बताया था, E इक्वल टू एच म्यू, या E इक्वल टू क्या बताया था, एच सी बाय लैम्डा बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में कोई दुविधा? नो नो सर। सर। हाँ, बस ये याद रखना कि वैसे तो आपको पता है कि एनर्जी सेम होगी तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है वो यही पॉइंट है। ठीक है, इसी चीज को समझना, यहीं से सारा का सारा जो रदरफोर्ड की जो कमियां थी यही पॉइंट एक्सप्लेन करता है। कहता है कि आपको मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्यों घूमते रहता है, तो मैंने कहा कि इसके बीच जो है यानी कि जो क्या लग रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि जो घूम रहा है। अगर ये जो घूम रहा है तो यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। अब जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आता है तो जिस कारण से सर्कुलर पाथ में घूमता है, ये चाहता है ट्रायंगुलर फॉर्म में घूमो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में घूमो, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आप लोग चाहते होंगे कि मैं ये करूं वो करूं, लेकिन कई बार आपके पापा कहते होंगे कि नहीं तू ये कर, तो उस फोर्स के कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में चलते हैं। नहीं तो आप लोगों का मन होगा कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, घूमे इधर उधर, जो है घूमे इधर उधर करें। लेकिन आपके पापा का जो फोर्स है, यानी कि जो डर है, इसको हम लोग डर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपको जो एकदम एक दायरे में बांध के रखेगा, जिससे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, किन्हीं के जो है एम भी होता है, तो वो जब जिनका किसी के कहते हैं ना, किसी के अंदर भीतर में आग ज्वाला जली है तो दुनिया को जला सकता है, अगर जब बाहर वाला जल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो एक आग जो है भीतर भी जलानी है, ताकि कि जो है मेडिकल को क्रैक करके जो है दिल्ली पहुंचना है। वैसे भी कहा गया है कि आज अगर आप खुद को तराशोगे, तराशो का मतलब समझते हो? यस सर। Yes, sir. हाँ, अगर आज आप खुद को तराशोगे तो कल दुनिया आपको तलाशेगी। ठीक है, जैसे देखना कितने अच्छे डॉक्टर उसको आज खोजते हैं, कि आप लोगों के भी अगर जैसे शहर में देखोगे कि कोई पर्टिकुलर जो है डॉक्टर बहुत ज्यादा फेमस होगा, उसको दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, मैं दिल्ली में रहता था तो वहां पे एक जो आप लोगों को शायद समयपुर में एक डॉक्टर है, डॉक्टर पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र हॉस्पिटल है, और उनका नाम डॉक्टर चड्डा है। ठीक है, तो उनके पास सुबह 4 बजे से नंबर लगाते हैं, और अगर जब तुमने 6 बजे नंबर लगाया तो आपको उस दिन डॉक्टर जो है देख नहीं पाएगा। और सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ मतलब जो पूछता है क्या प्रॉब्लम है, वो लिखता भी नहीं है मेडिसिन, बगल वाले को बोल देता है कि ये दवाई लिख दो, वो खत्म कर। हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से विदिन 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर पूछता है। यानी कि एक लाइन बनी हुई, लाइन से बोलते चले जाओ, वो सुनेगा, एक एक करके बोलते चले जाओ, और बगल वाले जो है दवाई, 3 जो है डॉक्टर दवाई लिखने के लिए, उसको बोल देगा ये दवाई दे दो, ये दवाई दे दो, खत्म करें, हाँ तुम दूसरा प्रॉब्लम होगा। इस तरह से करीब करीब जो है यानी कि 1000 पेशेंट को देखता है, क्योंकि उसकी फीस भी बहुत कम है, 10 रुपया है, लेकिन फिर भी 2000 कई बार जो है वो 1000 से तो ऊपर ही पेशेंट देखता है, 2000-3000 पेशेंट करीब करीब पर डे देखता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो उसी तरीके से आज अगर आप पढ़ोगे तो आए मतलब है आप जाओगे मेडिकल कॉलेज,
और अगर जब अच्छे मेडिकल कॉलेज जाओगे तो वहाँ अच्छी चीजें सीखोगे, यानी कि पर्टिकुलर टाइप के जो हर एक टाइप की चीजें जो है आपको मिलेंगी। अब अगर जो मान लो प्राइवेट में चले जाओगे तो वहां पे आपको बॉडी का अगर जो मुझे एक्सरे ओ क्या करना है, चीर फाड़ करना है, तो कहाँ से पोस्टमार्टम के लिए देगा, वो नहीं देगा। लेकिन आप अगर जो गवर्नमेंट में जाओगे, अगर जो एम्स में जाओ, तो डेली जो है 200-400 लोग मरते हैं। किसी की बॉडी जो है जो लावारिस है उसको पकड़ो और वहां से जो उसका हार्ट निकाल लो, उसके बारे में देखो कि कौन सा वेन कहाँ गया है, कहाँ से जो है, कैसे जो है, कौन सिरा है कौन धमनी है। ये कब पता लगेगा? जब आज आप मेहनत करोगे तब। मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आज ही पूरा मर लो। आज ही आप जो है प्रयास करो कि 12 बजे तक डेली पढ़ो। मैं इतने से ही कहूंगा, ज्यादा तो नहीं कहूंगा। 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटा फिजिक्स के लिए, 1 घंटा केमिस्ट्री के लिए, 1 घंटा बायोलॉजी के लिए। आप 2 महीना करके देखो, अगर जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट ना हो तब मुझे कहना। सिर्फ 10-10 क्वेश्चन बनाना है। क्यों मैं कहता हूँ क्वेश्चन बनाने? क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के नहीं पता लग पाएगा कि आपने क्या सीखा। जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए जो मैं कहूंगा कि आप जो है क्वेश्चन को बनाओ। क्या हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो है गप्पे सप्पे में करते रहता हूँ बीच बीच में, आप लोग मेरे को इग्नोर कर देना कई सारी चीजों के लिए। ठीक है। टू मेंटेन कांस्टेंट सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यानी कि इनके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये आपस में बंधे रहते हैं, जिस कारण से यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो सर्कुलर पाथ में यानी कि जो है घूमते रहते हैं। ठीक है। तो जिस कारण से ये जब कब तक होगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर हो जाएगा, जैसे मान लो कि आप देखना कि रस्सी को ऐसे से घुमाना, एक पत्थर बांध लेना और उसको यानी कि घुमाना। अगर जब आप उसको घुमाओगे तो देखना वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। ट्रायंगुलर पाथ में घूमता है कि कभी किसी ने घुमाया है पत्थर बांध के या किसी चीज को बांध के सर्कुलर पाथ में? सर। Yes. हाँ, यस Yes, सर। तो वो sir. सर्कुलर पाथ में घूमता है। क्यों? क्योंकि वो जो है यानी कि क्या होता है कि वहां पे जो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और आपके द्वारा जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। जिस कारण से एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल एकदम जिस एक फिक्स पाथ में ही घूमता है, बीच में नहीं घूमेगा। ऐसा नहीं कि जो है आप कितना भी कम एनर्जी कर दोगे, वो अलग बात है कि एकदम बिल्कुल कम कर दोगे तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब अगर फिक्स एनर्जी रखते हो तो बिल्कुल एक यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो है फिक्स पाथ में घूमेगा। अच्छा, क्रेजी बॉय ये यही का है या कहीं और का है? इसमें डिस्टरबेंस होता है क्या? No, sir. ठीक है। यानी कि नो सर। यहाँ पे यानी कि क्या हो जाता है कि जैसे ही हमारे पास यानी कि क्या होगा कि जैसे आपने थ्रेड घुमाया तो ये बिल्कुल एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। और जब ये फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो क्योंकि वहां पे जो एनर्जी भी है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है। तो इस कारण से सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ लिख देता हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या लिख लेते हैं, एफ। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, सेम है। इस कारण से यानी कि जो है ये जो है हो जाएगा। ओके। किन्हीं की कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं के मन में कोई दिक्कत? ठीक है। No, अब देखो sir. यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना फिजिक्स के अनुसार से mv²/r होता है। क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग जो कौन सा लॉ पढ़ेंगे, कौन सा फिजिक्स पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। अगर जब क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, mv² यानी कि r हो जाता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, K = Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यानी कि r² हो जाता है। ये तो आप लोगों को ग्रेविटेशनल में बताया जाता है कि जो है दो चार्ज बॉडी के बीच में जो है कितना फोर्स लगेगा, तो यानी कि जो है K/Q1/Q2 डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, r²। इन सीजीएस में K की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब देखो यानी कि इसी चीज को दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने क्या कर दे, ये जो है फोर्स यानी कि क्या है आप लोगों का, यानी कि जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये जो फोर्स है यानी कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दोनों को बराबर कर दिया। अब जैसे दोनों को बराबर कर देंगे तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि क्या हो जाएगा, K/Q1/Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब इसी चीज को मैं ऐसे समझाऊं कि मेरे पास देखो कि मान लो कि एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है। हम जब भी ये सारे जो रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे या जो भी चीजें निकालेंगे, ये सभी के सभी सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। अभी जस्ट मैं बताऊंगा क्या होता है सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन। अभी मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल लाइक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है। अब यानी कि इसके पास यानी कि क्या हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन है।
अब मुझे बताओ कि ये जो है कोई भी एटम होगा तो इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जेड होंगे, जेड होंगे कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक प्रोटॉन पे चार्ज पी है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जेड पी हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, इसी sir. सी बात Yes, clear? Yes. अब मैंने कहा कि हम लोग जो बात करेंगे वो सिंगल लाइक इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसके पास से एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब हमने कहा कि यार मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को हटा के हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि दोनों चीजें सेम टर्म हो जाएंगी तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाएगी, तो हमने क्या कर दिया, इसको जेड कर दिया। अब Q1 की जगह जेड लिख दीजिए और Q2 की जगह पे यानी कि ई लिख दीजिए। हम बेसिकली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए जो इस पे नेगेटिव चार्ज यूज नहीं कर रहे। अब जैसे Q1 की जगह पे आपने जेडी लिखा और Q2 की जगह पे यानी कि ई लिखा तो यानी कि क्या हो जाएगा, जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये समझ में आ गया हमने क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन पे बात करा, क्योंकि जो बोर्स का मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो है वर्क करता था, ओनली वर्क फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज। ये जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज पे वर्क नहीं करता था, क्योंकि अगर जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन लोगे तो वहां पे क्या आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा, शिल्डिंग इफेक्ट आएगा, यानी कि जितना एक्चुअल में फोर्स लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा, उससे क्या लगेगा, कम लगेगा। अब देखो यानी कि आपको मैंने बताया था mvr इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई क्वांटाइजेशन में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटाइजेशन, और यहाँ से हमने क्या निकाला, mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय आर। ये कौन से निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से दोनों को हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखो हम चाहते हैं कि यानी कि क्या निकाले, रेडियस निकाले। तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब देखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपको पता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mvr इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई। ठीक है, अब मैं यहाँ से v की जो वैल्यू निकाल लूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, एनएच बाई 2 पाई इंटू एम आर हो जाएगा। अब यानी कि हम क्या करेंगे, जो v की वैल्यू है mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय आर पे हम यहाँ पे v की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही v की वैल्यू पुट करोगे तो यानी कि देखो क्या है, एनएच बाई 2 पाई इंटू 1/m का होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है, यानी कि आपको पता है mv स्क्वायर इक्वल टू आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे v की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है एनएच बाई 2 पाई इंटू एम आर लिख देंगे, और जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू आ जाएगी, आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच स्क्वायर। हमने बस क्या करा, ये आर को इधर ले गए और जेड को इधर ले गए, यानी कि क्या हो गया, जेड स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इसी को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एम जेड स्क्वायर। आप इसको याद रख लेना, भले मैं मानता हूं कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप इसको प्रयास करना कि इसको क्या कर लेना, याद रख लेना। अब जैसे इसको याद रख लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, आर एन की वैल्यू जो एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम। अब जो चीजें पूछ दी जाती है तो उसको आपको याद भी रखना जरूरी है। खैर अगर आपको याद नहीं है तो आप डिराइव भी कर सकते हो, एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि जो है वहां से क्या कर सकते हो, एम जेड स्क्वायर बाय आर। अब उसको जो है सॉल्व कर लेना, यानी कि लेकिन मैं कहूंगा कि उतना समय आपके पास एग्जाम में नहीं है। अगर जो समय नहीं है तो आप लोग सिंपली क्या कर लेना, इसको याद रख लेना। खैर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया, लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर जो देखोगे ना नीट में, अब यहाँ पे ये कैसे लाया, तो वो इन सारी वैल्यू को हमने क्या करा, एन स्क्वायर बाय जेड लिया और यहाँ पे एच स्क्वायर 4 पाई एम स्क्वायर, ये सारे के सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो यानी कि इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि बार बार आपको सामने एग्जाम में दिया जाएगा तो उसको आपको पुट करोगे तो यानी कि 3-4 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, और अगर जो कैलकुलेटर ना हो तो 10 मिनट भी लग जाएगा। अब देखो एच की वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करो, फिर एम यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास लिखो 9 पॉइंट, फिर चार्ज का स्क्वायर करो, तो यानी कि काफी ज्यादा होगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या करा कि इसको कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया। तो आर एन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और ये जो वैल्यू होगी एंगस्ट्रॉम होगी। एन यहाँ पे क्या है, ऑर्बिट नंबर। एन क्या है, ऑर्बिट नंबर, या जो है सेल है, ऑर्बिट नंबर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। याद रहेगा ये दोनों वैल्यू, यानी कि एन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ऑर्बिट नंबर की वैल्यू, और जो है जेड यानी कि क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कल या परसों के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले मैं उसको डिराइव कर देता हूँ। आप लोग मेरे साथ बोलो, आर एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर।
फिर से बोलिए आप लोग, क्या होता है फॉर्मूला, रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्या होता है फॉर्मूला रेडियस ऑफ किसी भी ऑर्बिट के लिए निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला होगा बताइए। 0.5 into n square 3 upon into 10 0. to the 0.5 power 2 वेरी upon गुड। that. एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। क्या याद रहेगा आप लोगों को ये फॉर्मूला? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप Yes, लोगों sir. को इसको याद, हाँ आप लोग फिर से बोलिए। आर एन का जो है मेरे साथ बोले 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। रेडियस ऑफ यानी कि किसी भी ऑर्बिट का निकालना हो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। ठीक है, यानी किस प्रकार से। अब यानी कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये डिराइव कर देता हूँ ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि बहुत ही आसान है। डिराइव करने का तो मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन हमारे पास थोड़ी समय की कमी है, जिस कारण से यानी कि इस प्रकार से मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अब देखो रेडियस मैं किसी भी मान लेता हूँ कि मेरे को नहीं पता कि उसका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, एन की वैल्यू सेम नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, खैर यहाँ से एक और बात याद रखना, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो रेडियस घटेगा घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। यानी कि जो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, क्योंकि एन स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे n1 कर देता हूँ और यहाँ पे z1 कर देता हूँ। उसी प्रकार से मैं क्या कर देता हूँ, Rn2। तो Rn2 का फॉर्मूला को बताना चाहोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सारे एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, यानी कि 0.53 इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 का स्क्वायर, और ये जो है वैल्यू किस में आ जाएगी, यानी कि जो है एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अब दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि Rn1 डिवाइडेड बाय Rn2, और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0.53 इंटू n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z1, और नीचे में क्या हो जाएगा 0.53, हाँ थोड़ा सा सही से, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 0.53 इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 का स्क्वायर। अब ये तो आपको पता है ये कट जाएगा, और ये n1 का स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, नीचे z1 आ जाएगा, देखो n1, और ये z2 ऊपर चले जाएगा, तो यानी कि z2 हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं है z2। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से, और n2 का स्क्वायर, तो यानी कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को चलो मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कि आप लोग जो है याद रखना। फाइंड द radius of find the radius of, मैं किसका दे देता हूँ, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। देखो मैंने यहाँ पे जिसके पास यानी कि क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए याद रखना। सिंगल लाइक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब किसके, उसका मतलब क्या होता है, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसके बाद जाके ही होगा, तो यानी कि हम लोग जो है निकाल देंगे। मैं इसको पहले बना दीजिए, तब मैं इसके बाद आगे जो है बताता हूँ। क्या आप लोगों ने बना लिया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को फॉर्मूला शायद भूल गए हो क्या? किन्हीं को फॉर्मूला नहीं आता तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और ये जो वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में। अब आप मेरे ख्याल से बड़े आसानी से बना सकते हो। एन आपको दिया है फोर्थ ऑर्बिट, और यानी कि जो है जेड वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। क्या मैं बनाऊं या बना रहे हैं? फिर आप बढ़ा। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यानी कि क्या हो जाता है कि आपके पास देखो 0.53 इंटू एन, एन यानी कि कौन सा ऑर्बिट दिया है, फोर्थ ऑर्बिट दिया है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर। और जेड यानी कि क्या है, एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो बताना चाहोगे? 2 हाँ वेरी गुड, यानी कि ये जो है 2 हो जाएगा। अब इसको यहां से आप क्या कर सकते हो, 0.53 इंटू 8, ठीक है, यानी कि 16 इंटू 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 से 24 और 5 से 40, 2 यानी कि 42, 4.2 एंगस्ट्रॉम। क्या समझ में आया? अगला क्वेश्चन दो। Yes, sir. ये यहाँ पे अगला क्वेश्चन निकालिए। फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ helium plus iron and
लिथियम प्लस आयन फॉर सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि आपको यानी कि बताना है कि वेलोसिटी रेशियो बताना है। चाहो तो अच्छा मैंने वेलोसिटी बताया है कि अभी फॉर्मूला नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं Yes. होता, सॉरी। यहाँ पे आप सिंपली रेडियस लिख लो वेलोसिटी की जगह पे, मैंने अभी बताया नहीं वेलोसिटी के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग रेडियस लिख लो, रेडियस रेशियो। थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिख लिया मैं, थर्ड यहाँ पे एक्साइटेड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ पे 3 कर देता हूं और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिथियम है तो यानी कि 5 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसलिए ऐसा लिखा ताकि कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए, तो आप लोग उसको फटाफट से बना लीजिए। क्या बनाओगे या मैं बनाऊं? कुछ तो बोलिए। बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं आप लोग? बना रहे हैं सर। बना रहे हैं। बनाइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या रेडियस का? सर 2.385 H पॉजिटिव का। अच्छा, आपको ऐसे रेशियो का है ना बेटा, रेशियो या तो 1:4 होगा या 1 ऐसे कुछ होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं अगर जो निकालूं हीलियम प्लस और यानी कि लिथियम का यानी कि प्लस प्लस। ठीक है, अब यानी कि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि n² ऑफ हीलियम, नीचे में क्या हो जाएगा z ऑफ हीलियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा z ऑफ लिथियम प्लस प्लस और इनटू क्या हो जाएगा n का स्क्वायर ऑफ लिथियम प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो। n यानी कि हीलियम के लिए कितना दिया है, थर्ड, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो यानी कि कितना ले लोगे 4 का स्क्वायर। आपको मैंने क्या कहा था, एक्साइटेड स्टेट लोगे तो यानी कि क्या करना, एक बढ़ा के लेना, और z यानी कि लिथियम का कितना होता है 3, ठीक है, और हीलियम का कितना होता है z 2, और इसकी यानी कि जो है लिथियम का 5 है तो यानी कि कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से कटाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसको कटाओगे तो 8, और यहां से कटाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 36, यानी कि जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर से 6 यानी कि कटाओगे तो यानी कितना हो जाएगा, अब यहाँ से जो कटाएंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 से कटेगा तो 4 2, और ये कितना हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:3 आ जाएगी। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बना लोगे? बोलिए, क्या आप लोग के सामने अगर इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यस सर। हाँ फॉर्मूला समझाओगे फिर से? हाँ सॉरी, अनमोल फिर से समझा दें। फॉर्मूला में कैसे पुट की वैल्यू है? अच्छा अच्छा, एन देखो यानी कि आपके पास दिया हुआ है, थर्ड यानी कि रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जैसे दिए हुए वैसे ही हम लोगों ने इसका यूज कर लिया। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का भी जस्ट मैंने थोड़ा देर बताया था कि यानी कि क्या ले लोगे, एक बढ़ा के वैल्यू ले लोगे, यानी कि अगर जो हीलियम है और उसका यानी कि क्या दिया है थर्ड और फोर्थ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि एक बढ़ा के लेना है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे हीलियम की कितनी दी है 3 ना दे के जो है 4 दिया है आपको, ताकि कि जो है आप यूज कर लो 3। हमने बताया जस्ट कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एक बढ़ा के वैल्यू लेना है। उसी प्रकार से जो हीलियम का जेड है वो कितना हो जाएगा 2, तो हमने 2 ले लिया। उसी प्रकार से लिथियम का यानी कि जेड कितना होता है 3 होता है तो 3 ले लिया, और यानी कि जो है इसका जो है एन की वैल्यू 5 है, एक्साइटेड स्टेट है, एक बढ़ा के ले लेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर, और उसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, अब हम लोग यानी कि बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो यानी कि आपके पास यानी कि क्या है कि mvr इक्वल टू NH/2 है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि r की जो वैल्यू निकाले हो n²h² डिवाइडेड बाय 4π² mz², उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे यानी कि पुट कर देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा कि mv इक्वल टू n²h²
4 पाई एम जेड स्क्वायर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 पाई जेड स्क्वायर बाई एन एच, और यहाँ पे 2 पाई और इलेक्ट्रॉन और एन एच यानी कि एच की जो वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, तो यानी कि इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो यानी कि क्या आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 जेड बाई एन। अगर जो सेंटीमीटर में लोगे तो याद रखना कि 10 टू द पावर 8 लेना, मीटर में लोगे तो यानी कि क्या ले लोगे 10 टू द पावर 6। मैंने रेडियस का फॉर्मूला बताया था, क्या आप लोगों को याद है nth ऑर्बिट के लिए? कोई बताना चाहोगे? 0 पॉइंट क्या होता है 0.3 3 इंटू equal to एन स्क्वायर बाय जेड। जेड। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन ऑर्बिट के लिए 2.18 इंटू, मैं जो है मीटर वाला ही यूज करूंगा क्योंकि जनरली जो है मीटर वाला ही आपको दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो कई बार जो है वो दे देता है तो यानी सॉरी मैं लिखना ही भूल गया जेड बाय एन, ठीक है। लेकिन जो है क्या हो जाएगा जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ से दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। आप लोग अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ बोलो, रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। वेलोसिटी ऑफ यानी कि nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन। क्या आप लोग इसको याद रखोगे या नहीं रखोगे? yes sir हाँ, इसको याद भी रखना है क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये 4 फार्मूले, वैसे तो 5 फार्मूले हैं, लेकिन आपको अगर ये 4 फार्मूले याद है तो 5वां खुद ही याद हो जाता है। मैं अभी कुछ याद भी करा दूंगा आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है वो 2 टाइप की, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा जो होता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो यानी कि क्या हो जाता है हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे यानी कि क्या हो जाएगा 1/2m, और यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू जो भी आपने निकाला वहां पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और सबको सॉल्व करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोग जो है याद रख सको। तो मैंने रेडियस इक्वल टू क्या बताया 0 पॉइंट, बताइए क्या बताया 53 इंटू 10 5 3 to n to अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया 2.18 into 10 raised to power 6. जेड अपॉन है। हाँ, अब मैं थोड़ा सी आप लोगों को थोड़ा सा याद करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। शायद वैसे तो पूरा का पूरा याद नहीं बताऊंगा, याद नहीं करने का कोई तरीका है, लेकिन फिर भी आपके जो है काम आ जाए तो ये जो है काफी ज्यादा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर जब देखो ना सारे फॉर्मूले जितने भी एनर्जी वेलोसिटी सब आएंगे उसमें जेड बाय एन आएगा। क्या आएगा जेड बाय एन आएगा। z by वो अलग बात है एनर्जी वाले टर्म में स्क्वायर हो जाएगा जेड बाय एन का, यानी कि जितने भी एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी हो टोटल एनर्जी हो सब में अभी मैं निकालूंगा तो यानी कि क्या हो जाएगा जेड बाय एन का होल स्क्वायर। जेड स्क्वायर एन स्क्वायर है तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं जेड बाय एन स्क्वायर। अब देखो यानी कि आपको थोड़ा सा शायद मदद मिलेगा कि सब में जेड बाय एन है, एक ही में नहीं है, किसमें एन स्क्वायर बाय यानी कि रेडियस में जो है यानी कि नहीं होता है, बाकी सब में क्या होता है जेड बाय एन होता है। लेकिन एनर्जी वाले टर्म में क्या होता है यानी कि स्क्वायर होता है। अब ये वाली टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 और 13.6। अगर इतना सा आप याद रख सकते हो क्योंकि मैं जस्ट अभी अगला जो है पोटेंशियल एनर्जी को बताता हूँ। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यानी कि K इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा K इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो गया आपके पास R हो गया। अब देखो यानी कि अभी जस्ट मैंने बताया था न्यूक्लियस के पास यानी कि क्या हो जाएगा जेड ही हो जाएगा, और यहाँ पे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ना डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे, देखो प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही है पॉजिटिव ले लेंगे, लेकिन इसका जो है यानी कि अंतर क्या है सिर्फ नेगेटिव का अंतर है, तो हमने इस बार क्या करा इसकी वैल्यू नेगेटिव ले ली यानी कि जेड यानी कि जेड ई इंटू माइनस ई, और जैसे इसको रखोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा माइनस जेड ई, और के की जगह पे हमने क्या लिखा के और आर, और जैसे ही आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, और इनको यानी कि हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी
कुछ इतनी आ जाएगी, -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। कहोगे सर सीधे सीधे इसको आप क्यों नहीं लिख देते 27.2? हम नहीं लिख रहे क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना -2 टाइम्स, क्योंकि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। इसीलिए जो है मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यानी कि इस प्रकार से लिख रहा हूँ। ठीक है, वही देखो इन्होंने भी लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है टोटल एनर्जी जो हो जाएगी या क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -2 काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। यानी कि टोटल एनर्जी यानी कि किसके बराबर हो जाएगी, माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अब देखो यहां तक आप काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब मैं सारे फॉर्मूले को एक पेज में लिखता हूँ, आप लोग मेरे को मदद करना। क्या रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताना चाहिए? 0.53 into हाँ। n square by z. 0.53 इंटू एन n स्क्वायर बाय, यानी कि क्या हो जाएगा, और यानी कि किस में लोगे, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, क्या याद रहेगा? दूसरा हमने फॉर्मूला बताया वेलोसिटी के लिए, ये nth ऑर्बिट के लिए, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। nth ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कोई बताना चाहोगे? 0.78 into 10 raised to power 6 z by n. यानी कि सब में क्या आएगा, जेड बाय एन आएगा। ठीक है, सब में क्या आएगा, जेड बाय एन आएगा। ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, सिवाय यानी कि रेडियस के। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, बताएंगे? 6 into j square by n square. 36 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, Yes. और ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, अब देखो आपके पास यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी। z. और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे यानी कि क्या कर देना, यानी कि जो है इसका यूज कर देना। ठीक है, क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद रखोगे या भूल जाओगे? हाँ, याद रखना। मैं बता रहा हूँ, याद आपने इसके फॉर्मूले को याद रखना और देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाना। आपको देखोगे बहुत सारे, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, इस पे कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग देख लेना। एक्चुअली कुछ चीजें अभी मैंने नहीं बताई है, लेकिन जैसे आगे में कल की क्लास हो जाएगी तो सारी चीजें भी मैं बता दूंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि इन सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी ऑफ एन यानी कि कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाय एन। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड बाय एन का स्क्वायर। हमने क्या कहा, सब में जेड बाय एन आएगा सिवाय किसके, रेडियस के। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि याद रख सकते हो। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं ताकि कि आप लोग बना लो। फाइंड द रेडियस रेशियो, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ helium ion and lithium ion for सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग फॉर्मूला लिखिए वेलोसिटी का, और फिर उसके बाद यानी कि क्या कीजिए, यानी कि जो है बनाना शुरू कीजिए। मैं बना देता हूँ, कई बच्चे लोग जो है थक गए होंगे क्योंकि आप लोगों को भी खाना पीना खाना होगा। तो यानी कि मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ, तो यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला, हाँ वेलोसिटी रेशियो निकालना है यार। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि रेडियस रेशियो तो हमने निकाल लिया, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब यानी कि जो है आपके पास यानी कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ, मैं हीलियम निकालूं, हीलियम प्लस, और यानी कि मैं जो यानी कि क्या निकालूं, यानी कि जो है वेलोसिटी ऑफ लिथियम प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मैं करूंगा तो यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को बताना चाहोगे? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू क्या हो जाएगा, जेड बाय हो जाएगा। उसी तरीके से 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाय एन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जेड किसका लेना है, हीलियम प्लस का, और यहाँ पे किसका लेना है, यानी कि He प्लस का। यहाँ पे किसका लेना है, लिथियम प्लस प्लस का, और यहाँ पे एन की वैल्यू जो लेनी है वो किसके लेना है, लिथियम प्लस। ये दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड हीलियम की वैल्यू कितनी होती है, 2, और कितने के लिए कह रहा है, सेकंड के लिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक मिनट, दो बार लिख दे, यानी कि कितना हो गया, 2/2। और उसी तरह से लिथियम का एटॉमिक नंबर 3,
और n की वैल्यू कितनी कह रहा है 3। अगर जब 4 कहता तो 4 भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सॉल्व करोगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इन सारे वैल्यू को यहाँ जो है याद रखना। कल की क्लास में जब आप लोग आओगे तो मैं यहीं से शुरू